Hello students and welcome to Virtual Learning Network. This is session 4 part 1 of Logistics and Supply Chain Management, and here we will discuss design and management of supply chain management. The topics to be covered are introduction, logistics, what is supply chain management, and design and management of SCM. Now, introduction. The role of logistics has for long been perceived by many senior managers and chief executives as nothing more than getting the right product at the right place in time and within cost. पहले लॉजिस्टिक्स जो है वो अलग अलग सीनियर मैनेजर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव्स जो होते थे वो सिर्फ उसको एक एज अ फैक्टर लेते थे कि वो सिर्फ एक राइट प्रोडक्ट को राइट प्लेस पे पहुंचाने के लिए एक मीडियम है और कुछ नहीं. बट हाउएवर इन रीसेंट टाइम्स टू बी सक्सेसफुल लॉजिस्टिशियंस a wider perspective has to be developed with due consideration to the strategic role played by logistic management in the organization. लेकिन अब जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर किसी को चाहिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर कंपटीशन में बने रहना है, तो उसको सिर्फ एक ड्यू कंसिडरेशन ना करके उसको एक स्ट्रैटेजिक रोल देना पड़ता है कि वो ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल हो. सो strategic management of acquisitions, movement, storage of raw material, production and shipment to delivery to end users are some of the significant tasks of logistic management. तो logistic management में काफ़ी सारे अलग अलग टास्क आते हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजी बनाना फॉर एक्विजिशन एंड मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, उनको कैसे स्टोर करना है, कैसे उनकी प्रोडक्शन होगी और कैसे वो ट्रांसपोर्ट होंगे. ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर आती हैं. So, cost effectiveness and speed are the inherent requirements of to make the operation a successful one. So, cost effectiveness मतलब profit margin ज़्यादा हो और production में कम पैसा खर्च हो, और speed मतलब customer satisfaction रहे कि speed पे उन्हें delivery मिल रही है. ये सारी चीज़ें requirements हैं perfect logistic management के लिए. Next is logistic definition. The term logistics could be used to cover all aspects of movement, storages of material and to deliver the material to the user. लॉजिस्टिक एक टर्म है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन की सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रही है कि कैसे मूवमेंट होगी, कैसे मटेरियल स्टोर होगा और कैसे एंड यूज़र तक पहुंचेगा. सो द लॉजिस्टिशियंस डिज़ाइन एंड मैनेज the company's distribution system, which consists of warehouses, distribution points and transport systems. तो लॉजिस्टिशियंस ने उसे ऐसे डिज़ाइन और मैनेज किया है कि कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कि वो उसमें वेयर हाउसेस हो, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हो और ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हो. सो लॉजिस्टिक्स कैन प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग and determining the nature of the overall corporate response to exploit market opportunities. लॉजिस्टिक्स जो है वो मेजर रोल प्ले करता है कि कैसे मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा सके और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को बेटर रखा जा सके. दिस वॉज द डेफिनेशन गिवन बाय देशमुख एंड मोहांती इन 2004. नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ लॉजिस्टिक्स. Logistics can make or break a company. Market forecasts precede exploration of market opportunities since overall potential of the market, customer profiles, price or volume combinations and resellers profile is to be identified before the best suited infrastructure is utilized to maximize the opportunities available. तो marketing forecast जो है ये फर्स्ट स्टेप होता है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की तरफ, ताकि मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल सके, क्योंकि ओवरऑल पोटेंशियल जो होता है मार्केट का या कस्टमर प्रोफाइल या फिर प्राइस जो होता है कॉम्बिनेशंस का या रीसेलर का, इनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, तभी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो पाता है. वंस अ लॉजिस्टिक डिसीजन इज टेकन, द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट विल बी हाई लेवल ऑफ सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड डिलीवरी. एक बार लॉजिस्टिक डिसीजन ले लिया
तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत अच्छे होते हैं। हाई लेवल ऑफ सर्विसेज मिलती हैं, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है और डिलीवरी टाइम पे हो पाती है। फेलियर ऑफ लॉजिस्टिक विल अफेक्ट योर कंपनी एंड रिप्यूट एंड ओवरऑल अफेक्ट द मार्केट शेयर। अगर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ है तो वो कंपनी की रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकता है और मार्केट शेयर गिरा सकता है कंपनी का। Therefore, in a nutshell, one has to understand the importance of logistics and its related decision, since it's the key to effective supply chain management and also the first step towards building a strong market position. इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की ज़रूरत को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी हेल्प से ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि ये ही इफ़ेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए की होती है। मेन प्राइमरी की इज़ द लॉजिस्टिक मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और एक स्ट्रॉन्ग मार्केट बिल्ड करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इज आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम है लॉजिस्टिक्स को समझने के लिए। जैसे कि प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हुई, रॉ मटेरियल्स उस तक आते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रोसेस होके आउटलेट्स पे जा सकता है, या फिर अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्टली गया, पहले वेयर हाउस में स्टोरेज हुई उसके बाद आउटलेट्स पे जाके फिर कंज्यूमर को मिलता है, या फिर डायरेक्टली भी जा सकता है आउटलेट्स पे अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर्स के पास हो रही है, अगर जियोग्राफिकल डायमेंशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। Transportation happens to be the fundamental part of strategic logistic management. Transportation cost सबसे ज़्यादा होती है किसी भी कंपनी में, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से मैनेज करना इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। इस तरह से स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी पड़ती है कि प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो सके, और प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ होगा जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। Transport cost include all costs associated with the movement of products from one location to another. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में वह सारी की सारी कॉस्ट आती है कि रॉ मटेरियल्स जैसे आया वो भी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इंक्लूड होगा। एक पोजीशन से दूसरी लोकेशन पे जब मटेरियल ट्रांसफ़र होता है या फिनिश्ड गुड्स जब कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, ये सारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में इंक्लूडेड होती है। द एवरेज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट रेंजेस फ्रॉम 5 to 6% ऑफ द recommended retail price of the product. Transportation is the movement of products, materials and services from one area to another, both inbound and outbound. It can also be said as movement from one node of the supply chain to the other. ट्रांसपोर्टेशन होती है प्रोडक्ट्स, मटेरियल और सर्विसेज की मूवमेंट एक एरिया से दूसरे एरिया में। ये इनबाउंड भी हो सकता है और आउटबाउंड भी। हम ट्रांसपोर्टेशन को ले सकते हैं कि एक नोड से दूसरी नोड में सप्लाई चेन नेटवर्क में जितने भी मटेरियल की मूवमेंट होती है वो सारे ट्रांसपोर्टेशन में होती है। नाउ दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फैक्टर, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर हमने डिक्रीज कर दी तो उससे प्रोडक्ट का प्राइस लेवल डिक्रीज होगा, एंड कंपनी जब एक्सपैंड करेगी तो फिर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी और कंपनी ग्रो होगी। Where numerical 40 is a variable factor representing the optimum level in terms of cost and growth in x and y axis। जो 40 जो फैक्टर हमारे पास दिख रहा है वेरिएबल, वो है ऑप्टिमम लेवल की कॉस्ट और ग्रोथ का जो ऑप्टिमम लेवल है वो 40 से रिप्रेजेंटेड है। विद द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कमिंग डाउन फ्रॉम 40 to 30, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जब 40 से 30 पे आएगी, द प्रोडक्ट कॉस्ट लोअर्स इवन बिटवीन 10 and 5। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो और कम हो जाएगी, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जैसे ही प्राइस लेवल उसका डिक्रीज होगा, कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे, विच राइजेस टू 30 to 35 एंड अफेक्ट्स कंपनी ग्रोथ टू 40। सो प्रोडक्ट जैसे ही उसका प्राइस लेवल डिक्रीज होगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी एंड इन टर्न कंपनी ग्रोथ होगी। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हैज़ अ स्ट्रैटेजिक बेयरिंग ऑन ऑपरेशन ऑफ अ कंपनी।
कंपनी के ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं ये सारे ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है. देयरफॉर फेलियर टू आइडेंटिफाई द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मोड कैन डायरेक्टली अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी. हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल रेज प्राइसेस which will directly affect the customer satisfaction in a negative way. अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा, जिस वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम होगी. द 3 factors as mentioned by Katoma and Walters required to consider are customer, environment, product and company. So ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रखते हुए जो 3 फैक्टर्स कंसिडर करते हैं वो है कस्टमर की, कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी टेरेन है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, एंड लास्ट इज प्रोडक्ट एंड कंपनी. नाउ चूजिंग राइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम. इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द राइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम द फॉलोइंग हैव टू बी कंसिडर्ड. राइट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन द सप्लाई चेन. ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है सप्लाई चेन पे. फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड. ट्रांसपोर्ट मोड हमें क्या लेना चाहिए. अगर माउंटेन हिली रीजन्स है तो हम बाय रोड ट्रैवल कर सकते हैं. अगर लेक्स के थ्रू जाना है या रिवर्स बीच में आ रही हैं, ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, तो हमें वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है. तो ये सारे फैक्टर्स भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चूज़ करने में ज़रूरी हैं. Feedback and reporting both from within and the environment on the choice of transport and rectify in case you went wrong the first time. उसके बाद फीडबैक और रिपोर्ट लेनी पड़ती है कि एनवायरनमेंट कैसा था, ट्रांसपोर्ट सही से अप्लाई हो पाया कि नहीं हो पाया, और उसके बाद जो प्रॉब्लम एक बार गलती करी है उसको दूसरी बार में रेक्टिफाई करना ज़रूरी है. योर फोरसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, कि क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, कंपनी के पास कितना कैपिटल है ट्रांसपोर्ट में खर्च करने के लिए. इन प्लानिंग स्टेज विल बी वन ऑफ द क्रूशियल फैक्टर्स दैट विल डिक्टेट द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट. नाउ नेक्स्ट इज कंसिडरेशंस इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसपोर्टेशन. अलग अलग कंसिडरेशंस हमें देखनी पड़ती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, जैसे कि कस्टमर कम्युनिकेशन. नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्विएट डिलेज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग ऑफ लॉजिस्टिक्स, both the suppliers and distributors are relying more and more on electronic transfer system, that is IT and internet. So delays को मैनेज करने के लिए कि ज़्यादा डिलेज ना हो, आजकल सारे ही स्टेक होल्डर्स और जितने भी सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स हैं वो सब IT और इंटरनेट पे ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं. सो दिस विल हेल्प इन कंसिडरेबल रिडक्शन इन टाइम डिलेज. सेकेंड इज मार्केट कवरेज. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट influence the size of market covered in a big way. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है कि मार्केट हमने कितनी कवर की है, तो मार्केट कवरेज को ध्यान में रखना ज़रूरी है. उसकी कॉस्ट कैसे लगेगी, कितने फ्लेक्सिबल है हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रिलायबल है कि नहीं है, और अवेलेबिलिटी कैसी है ट्रांसपोर्ट की, और मार्केट में हम कितना ज़्यादा उसको एक्सपैंड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज सोर्सिंग डिसीजंस. The geographical dimension of the source markets can be influenced by low-cost transportation system. That is, reliable bulk freight services could extend the source markets. तो geographical dimensions को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि हमारे कैसे geographical dimensions है, plain area है, plateau है, desert है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के transportation choose करना पड़ता है. Next is मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मार्केट सेंटर, कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है. कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द लोकेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग मार्केट सेंटर. दैट इज़ वाई एक्सट्रैक्शन बेस्ड यूनिट्स आर क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटीरियल्स एंड द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन आर क्लोजर टू होम. तो जो एक्सट्रैक्शन बेस्ड यूनिट्स होते हैं वो सोर्स रॉ मटेरियल का जो सोर्स है उसके पास होते हैं, और जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो कस्टमर के पास होते हैं. कस्टमर के होम्स के पास होंगी उनकी लोकेशन, या फिर मार्केट के पास होती हैं, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें. देन इज प्राइसिंग डिसीजन विच इम्प्लाइज प्रोडक्ट कॉस्ट. ट्रांसपोर्टेशन हैपन्स टू बी द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट. Therefore, selection of the appropriate transportation mode will
will have a direct bearing on the product cost per se with more relevance to exports. तो इसलिए प्राइसिंग डिसीजंस लेना इंपॉर्टेंट है और इस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन लेना पड़ता है कि हम प्राइस को मिनिमाइज कर सकें ताकि कंपनी को भी फ़ायदा हो, डिमांड बढ़े और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो. देन नेक्स्ट इज कस्टमर सर्विस डिसीजंस. बोथ कस्टमर सर्विस पॉलिसी एंड ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस गो हैंड इन हैंड and hence one cannot be considered in isolation to the other. Moreover, the type of market will also dictate the decision and will vary considerably. तो कस्टमर सर्विस डिसीजंस और ट्रांसपोर्टेशन डिसीजंस दोनों साथ साथ चलते हैं कि कैसी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है, उस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन चूज करना होता है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव सिलेक्शन सिस्टम. Transport selection can effectively be resolved by adhering to the 5 stages of selection framework. कि कैसे ट्रांसपोर्ट सिलेक्ट करना है, इसकी 5 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन. वो सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट सिलेक्शन के लिए हमारे लिए ज़रूरी है. सेकेंड इज कैटेगराइज द सिग्निफिकेंट फैक्टर्स एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क. फिर उनको कैटेगराइज करते हैं कि कौन से सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं, कौन से इनसिग्निफिकेंट है और किन के साथ रिस्क बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और कौन से इतने पोटेंशियल रिस्क नहीं है. देन स्टेज 3 इज डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड साइज ऑफ डिपोट्स. फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेटवर्क कितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहाँ कहाँ पे हमें मटीरियल भेजना है, उनका साइज़ क्या है, नंबर क्या है, डिपोट्स कहाँ कहाँ पे हैं. Then fourth stage is application of matrix analysis for selecting the right transport. उसके बाद हम एनालाइज करते हैं हमारे सारे फैक्टर्स को कि हमारे लिए राइट ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा. एंड द फिफ्थ स्टेज इज मेजर एंड मॉनिटर कॉस्ट कंटिन्यूअसली. उसके बाद हम कॉस्ट को मेजर करते हैं, मॉनिटर करते हैं और उसके बाद अगर कुछ हमें फ्लॉज नज़र आते हैं देन वी चूज अनदर ऑप्शन. अ डिसीजन फ्रेमवर्क. Determining an organization's transport requirement will be based on the following underlying considerations. कि हमें कैसे ट्रांसपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना है, उसके लिए अलग अलग कंसिडरेशंस होती हैं. फर्स्ट इज द अवेलेबल डिपोज. कि हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल डिपोज हैं, उनके साइज़ क्या है, कैसे हमें मूवमेंट चाहिए रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक और फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट्स हमें कैसे ट्रांसपोर्ट करने हैं वेयर हाउसेस पे या फिर कंज्यूमर्स तक. द बेस्ट चॉइस ऑफ मोड अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस इन्वॉल्व. उसके बाद फिर हम बेस्ट चॉइस देखते हैं कि हमारे पास कौन सा मोड अवेलेबल है और डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है. देन प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स दैट विल फर्दर डिक्टेट द टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट मोड टू बी एम्प्लॉयड. फिर प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि हमें किस टाइप का ट्रांसपोर्ट मोड हमारे लिए सही होगा. देन the choice of equipment in terms of type of transport for each requirement. कौन से equipments हमें यूज़ करने हैं कि हमारी transport requirements fulfill हो सकें. The financial option that could be employed in terms of individual type of equipments. Finance हमें अपना देखना होता है कि कंपनी कितना खर्चा कर सकती है ट्रांसपोर्ट पे. Then the operation needs in terms of usage of the equipment for मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड मिनिमम ऑपरेशनल कॉस्ट. उसके बाद ऑपरेशन नीड्स देखनी होती है कि कितना यूज़ हो रहे हैं इक्विपमेंट, मैक्सिमम उसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए और मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए. नाउ वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग डील्स विद स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ इन्वेंट्री स्टार्टिंग फ्रॉम सप्लायर रिसीव टू कंजम्पशन पॉइंट. वेयर हाउसिंग डील करता है, एक्चुअली वेयर हाउस एक स्टोर हाउस की तरह होता है जिसमें हम अपनी इन्वेंट्रीज रखते हैं, जिसमें कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने इन्वेंट्रीज यानी कि प्रोडक्ट्स रखते हैं ताकि टाइम पर काम आ सके या फिर वहाँ से सप्लायर को दे सके. देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वेयर हाउसिंग डिसीजंस आर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि किस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, वैल्यू ऑफ द फर्म, quantity and potential for obsolescence, competitiveness and economic condition. Now roles for warehousing. Warehousing performs a variety of roles जैसे कि material handling, storage, transfer of information. Now material handling
कंसिस्ट ऑफ रिसीविंग, स्टोरिंग एंड शिपिंग, कि कैसे मटेरियल को रिसीव किया है, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं और कैसे उसकी शिपिंग हो रही है. स्टोरेज मैक्सिमाइजेस कस्टमर सर्विसेज बाय इम्प्रूविंग प्रोडक्ट एंड लोकेशन पोजीशनिंग. स्टोरेज मैक्सिमाइज करती है कस्टमर सर्विसेज को क्योंकि वो प्रोडक्ट और लोकेशन पोजीशनिंग को इम्प्रूव करती है. देन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर्स timely and accurate information on inventory status, space utilization, equipment and manpower availability and transport capacity. ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये इंश्योर करती है कि इंफॉर्मेशन जो है एक्यूरेटली और टाइमली ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं हो रही है. ये सारा काम वेयर हाउसिंग के अंदर आता है. नाउ वेयर हाउसिंग. In order to develop an effective warehousing strategy, the following areas have to be addressed. warehousing strategy को डेवलप करने के लिए अलग अलग एरियाज होते हैं जो हमें एड्रेस करने होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेयर हाउसेज ऑपरेशंस, कि एग्जिस्टिंग वेयर हाउसेज की डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़, की हमारे पास क्या क्या स्टोरेज फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन. आइडेंटिफाई द शॉर्टफॉल्स विद इन द वेयर हाउसेज, कि वेयर हाउसेज में हमारे कहाँ कहाँ फ्लॉज हैं, क्या क्या चीज़ें हमें रेक्टिफाई करनी है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. ऑल्टरनेट वेयर हाउसिंग प्लान्स, की अगर एक वेयर हाउसिंग में हमारे कुछ प्रॉब्लम चल रही है या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या फिर वहाँ पे सामान रखना ठीक नहीं होगा तो उसके ऑल्टरनेटिव प्लान्स भी होने चाहिए. सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव, कि हमारे पास बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है अपने पूरे सारे ऑल्टरनेटिव्स में से, उसके साथ हमें सब्सटीट्यूशन करनी चाहिए. एंड देन अपडेट द वेयर हाउस स्ट्रैटेजिक प्लान, उसके बाद वेयर हाउस प्लानिंग को भी हमें हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए. Next is, what is supply chain management? It is an integrated, synchronized and a closely knitted chain which links all the supply interacting organization in a two-way communication system in order to maintain a high quality of inventory in the most effective manner. Supply chain management एक integrated, synchronized और एक साथ जुड़ा हुआ ऐसा लिंक होता है सप्लाई इंटरैक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, जो कि टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम को डेवलप करता है ताकि हाई क्वालिटी मेंटेन रहे इन्वेंट्री की और कंपनी के लिए फ़ायदेमंद हो और कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिले. एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम दैट हेल्प्स इन मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फ्रॉम सप्लायर टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है जो कि मैनेज करता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे फ्लो हो रहा है, सप्लायर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट्स कैसे जा रहे हैं. Now, supply chain management is associated with all the activities encompassing the upward and downward movement of goods and materials from the nascent stage to the production stage and to the consumer. Supply chain management जो है वो सारी एक्टिविटीज़ को एनकम्पस करता है कि गुड्स की मूवमेंट या मटेरियल्स की मूवमेंट कैसे हो रही है, सारी प्रोडक्शन हाउस से लेके कंज्यूमर तक कैसे सारा नेटवर्क फ्लो कर रहा है, ये सारा सप्लाई चेन का काम होता है. इट्स अ कंसर्टेड एफर्ट ऑफ ऑल इन द चैनल टू डेवलप, डिज़ाइन, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट वैल्यू एडेड सर्विसेज टूवर्ड्स अल्टीमेट कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अल्टीमेट एम जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का होता है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन. अगर कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तभी उसके प्रोडक्ट के लिए डिमांड बढ़ेगी एंड कंपनी ग्रो करेगी. नाउ अगर हम एक एग्जांपल लें चॉकलेट ब्रांड का, कि एक कंपनी है जिसको चॉकलेट प्रोड्यूस करनी है, तो सबसे पहले कंपनी मैनेजमेंट जो है वो सप्लायर्स को कांटेक्ट करेगी जहाँ से उसे मिल्क, शुगर, कोको, बटर फैट या सॉल्ट मिलेगा. ये सब होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू. साथ में प्रोडक्ट डिज़ाइनर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेगा, प्रोडक्ट मैनेजर जो है फिर वो उस प्रोडक्ट को मैनेज करेगा और सारे उसके नीचे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेगा. देन मैन्युफैक्चरर वर्कफोर्स होगी, वो सारी वर्कफोर्स या लेबर जो कि ब्रांड जो है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेगी यानी कि मैन्युफैक्चर करेगी. देन प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोडक्ट को फिनिश्ड लुक देगा, जैसे कि लेबलर्स होते हैं जो प्राइसिंग कंट्रोल करते हैं और लेबलिंग करते हैं, प्रोडक्ट पैकेजिंग करते हैं. देन फिनिश्ड प्रोडक्ट चॉकलेट्स होंगी, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वेयर हाउसेज में जाएंगी एंड देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तक जाएंगे. डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग जगहों से कंज्यूमर्स तक लेके जाएंगे. एंड दिस इज़ द लेआउट ऑफ एन आइडियल प्रोसेसिंग यूनिट
explaining the supply chain. Next is design and management of supply chain management. The principal phases of supply chain management are, first is what are the requirements and its generation, कि हमारी requirements क्या है और उसको generate कैसे करना है. Main is this factor. Then sourcing, कि उसको source कैसे करेंगे. Pricing, यानी कि उसके price को कैसे manage करना है. And post award activities, कि consumer को कैसे satisfy करना है at the end. Now we will discuss them one by one. First is generation of requirements. It is a critical activity that terminates in identifying the right and the best material along with development of specifications and statements of work that describe these requirements. Generation of activities होती है, एक critical activity है जो कि right और best material को identify करती है. एंड ये सब होता है स्पेसिफिकेशन और स्टेटमेंट्स को डेवलप करने से. सेकेंड फेज इज सोर्सिंग. से यू हैव टू बाय अ म्यूजिक सिस्टम. आपको एक म्यूजिक सिस्टम खरीदना है तो उसके लिए आप क्या क्या सोचेंगे. सबसे पहले है बजट, कि आपका बजट क्या है, आप कितने पैसे खर्च कर सकते हैं, हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड ऑन अ सिस्टम. सेकेंड इज ब्रांड, कि आप कौन से ब्रांड को चूज करेंगे, विच इज़ द बेस्ट ब्रांड अवेलेबल इन द मार्केट फॉर द बजट यू हैव. देन अवेलेबिलिटी, कि आपको जो ब्रांड चाहिए उसका प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, इज इट रेडीली अवेलेबल टू और नॉट. देन सर्विसेज, उसकी पोस्ट परचेज सर्विसेज कैसी हैं उस कंपनी की, इन केस इट इज अवेलेबल हाउ आर इट्स आफ्टर सेल्स सर्विसेज. देन फाइनल सिलेक्शन, आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली, उसके बाद आप फाइनली सेलेक्ट करेंगे व्हाट इज द बेस्ट दैट सूट्स ऑल द अबव. नेक्स्ट इज प्राइसिंग. It's a two-way traffic aimed both at the supplier and the manufacturer. Pricing होता है two-way traffic होता है जो supplier और manufacturer दोनों को ही target करता है. It's done in such a way that it benefits the supplier for its efforts and results in lowest cost for the firm who buys the supplies. Pricing जो होती है वो इस way में हम करते हैं कि supplier को उसके efforts के लिए benefit मिले और लोएस्ट कॉस्ट मिले फर्म के लिए जो कि सप्लाईज खरीद रही है. नाउ पोस्ट प्राइसिंग, इट इंश्योर्स दैट द फर्म्स रिसीव व्हाट इट डिमांडेड एंड दैट टू टाइमली. ये पोस्ट प्राइसिंग इंश्योर करती है कि फर्म को वो मिले जिसके लिए उसने डिमांड की थी और वो भी उसे टाइम पे मिले, यानी कि रेडीली अवेलेबल हो. इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द प्राइसेस आर इन चेक एंड दैट क्वालिटी इज बीइंग मेंटेन्ड. पोस्ट प्राइसिंग इंश्योर करता है कि प्राइसेस उसके चेक हो रहे हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे वो सर्टिफाई हो रही है. देन दिस ऑल्सो इंक्लूड्स सप्लायर डेवलपमेंट्स, क्रिटिकलिटीज मैनेजमेंट, टेक्निकल असिस्टेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट. सप्लायर कैसे कैसे डेवलपमेंट्स कर रहा है, क्रिटिकलिटीज़ यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स या फ्लॉज आ रहे हैं उन्हें कैसे मैनेज किया जा रहा है, टेक्निकल असिस्टेंस कि एडवांस टेक्नोलॉजी अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे मैनेज हो रही है, उसके लिए स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है कि नहीं. देन मैनेजमेंट ऑफ द कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा जो सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, वो कैसे मैनेज हो रहा है. नाउ दिस इज द फेजेस ऑफ SCM. सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स जनरेट होंगी, जनरेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मटेरियल्स, उसके लिए सर्विसेज क्या हैं, स्पेसिफिकेशंस और स्टेटमेंट्स ऑफ वर्क. देन उसकी सोर्सिंग कैसे हो रही है, कॉस्ट, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, ये सारे फैक्टर्स चेक करेंगे, टाइमली मीट हो रहे हैं कि नहीं. देन प्राइसिंग में लो कॉस्ट टू द फर्म को लोएस्ट कॉस्ट पे मिलना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट कॉस्ट टू सप्लायर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी अप्रोप्रिएट कॉस्ट होनी चाहिए. एंड आफ्टर दैट फोर्थ इज पोस्ट प्राइसिंग, यानी कि क्वालिटी मेंटेन है कि नहीं, क्वांटिटी टाइम पे मिल रही है कि नहीं जिसके लिए रिक्वेस्ट दी गई है, एंड सब कुछ टाइम पे काम होगा या नहीं. एंड दिस ऑल डिपेंड्स ऑन प्राइस कंट्रोल. That's all for this session. Thank you and have a nice day.